वेलकम टू किंगडम ऑफ नॉलेज। किंगडम ऑफ नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के बारे में। और आज का यह वीडियो छत्तीसगढ़ जीएस का 12वां वीडियो है। इससे पहले 11 वीडियो के थ्रू हमने छत्तीसगढ़ जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो सारे वीडियो तो जाके जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप छत्तीसगढ़ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं या फिर जितने भी व्यापम के एग्जाम होते हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं छत्तीसगढ़ में मराठा शासन को। एंड उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के बारे में। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। और ऐसा क्यों बांट रहे हैं? फॉर द ईज ऑफ स्टडी, क्या कि हमको समझने में आसानी हो, इसलिए हम इसको 5 भागों में बांट देते हैं और एक एक भाग को काफ़ी अच्छे से समझते हैं, ताकि हमारा जितने भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ से जितने भी स्टोरी है, हमको अच्छे से समझ में आए। तो पहला जो क्लासिफिकेशन करते हैं ना, वो है अप्रत्यक्ष मराठा शासन। तो अप्रत्यक्ष मराठा शासन क्या था? जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद प्रत्यक्ष मराठा शासन, सूबा शासन, ब्रिटिश अधीन मराठा शासन और पुनः मराठा शासन। तो इस प्रकार से 5 भागों में बांटते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन क्यों, आपको अभी जैसा जैसा वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अप्रत्यक्ष मराठा शासन के बारे में। अप्रत्यक्ष मराठा शासन, इसका जो डेट यहाँ पे आपको लिखा है ना, ये जरूर याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1741 से चला था 1758 तक। और इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। क्या था कि जिस समय कलचुरी शासन कर रहे थे, और उस कलचुरी के राजा कौन थे? रघुनाथ सिंह थे। ये बात है 1741 का। तो उस समय मराठाओं के सेनापति कौन थे? भास्कर पंत। वो रतनपुर पे आक्रमण करते हैं। और रतनपुर पे जब वो आक्रमण करते हैं तो तत्कालीन राजा रतनपुर के, जो कि कलचुरी वंश के थे, रघुनाथ सिंह, वो क्या करते हैं? भास्कर पंत के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं, क्योंकि वो युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं थे, वृद्ध हो चुके थे। उनकी जो बेटे थे उनका देहांत हुआ था उसी टाइम में, तो वो दुख से पीड़ित थे ऐसे ही, तो वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण करने के कारण भास्कर पंत रघुनाथ सिंह को मारता नहीं है, बल्कि उसको वहाँ शासन करने देता है, परंतु शासन करने के बदले उससे काफ़ी मात्रा में टैक्स का वसूली करता है। टैक्स वसूली करता है और वो इस तरह से वहाँ पे मराठाओं का अप्रत्यक्ष शासन स्थापित हो जाता है। एक, क्योंकि उससे पहले कलचुरी स्वतंत्र थे, किसी को टैक्स नहीं देते थे, अपना शासन चलाते थे अपने हिसाब से। बट अब उनको कुछ भी काम करना है तो मराठाओं से एक बार पूछना पड़ता था कि ये काम करे या ना करे। अच्छा लगता था मराठा को तो करने देते थे, जब कोई भी काम उनको अच्छा नहीं लगता तो काम होता नहीं था। तो एक तरह से मराठाओं का ही शासन था, लेकिन अप्रत्यक्ष था। तो ये जो टाइम पीरियड था ना, 1741 से लेकर 1758 तक, इस टाइम को कहा गया अप्रत्यक्ष मराठा शासन। और इस अप्रत्यक्ष मराठा शासन में 2 कलचुरी शासक शासन किए थे। पहले रघुनाथ सिंह, जो कि ऑलरेडी कलचुरी के शासक थे, लेकिन 1741 में युद्ध हारने के बाद अब मराठाओं के अधीन रह के शासन करना पड़ा। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1745 तक इन्होंने शासन किया। 1741 से लेकर 1745 तक इन्होंने शासन किया। जब इनका डेथ हो जाता है तो राजा बना दिया जाता है मोहन सिंह। और ये मोहन सिंह के बारे में कलचुरी वंश में आपने अच्छे से समझा है कि मोहन सिंह ही मराठों को निमंत्रण देता है कि आप आओ और आक्रमण करो, क्योंकि मोहन सिंह राजा बनने वाला था। उस टाइम में मोहन सिंह राजा नहीं बन पाता है, तो अभी इसके मन में एक तरह से विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई थी। अब तो ये बुलाता है भास्कर पंत को आक्रमण करने के लिए, और भास्कर पंत आक्रमण करता है और ये वो जीत लेता है रतनपुर वाला क्षेत्र को। तो अब मोहन सिंह को इसका उपहार मिलता है। जैसे ही रघुनाथ सिंह मरता है, मोहन सिंह को राजा बना दिया जाता है। और मोहन सिंह जब तक जिंदा था 1758 तक, तब तक यही राजा बना रहता है और अप्रत्यक्ष शासन चलते रहता है। लेकिन जैसे ही डेथ हो जाता है मोहन सिंह का 1758 में, तब अब मराठा क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को अपने हाथों में प्रत्यक्ष रूप से ले लेते हैं। एक तरह से यहाँ खुद आके शासन करने लगते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड था ना, जब मराठा खुद नहीं आते थे बल्कि कलचुरियों को ही शासन करने दिए थे, तो ये जो टाइम पीरियड था 1741 से लेकर 1758 का, वो कहलाया था छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष मराठा शासन। में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो याद रखें, इस टाइम में रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह शासन किए थे। अब यहाँ पे क्या होता है? मोहन सिंह की डेथ के बाद प्रत्यक्ष मराठा शासन स्थापित होता है। मराठा खुद आते हैं और शासन करने लगते हैं। तो अब समझते हैं प्रत्यक्ष मराठा शासन के बारे में। प्रत्यक्ष मराठा शासन काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
ये इनका जो टाइम पीरियड था ना वो था 1758 से लेकर 1787 तक प्रत्यक्ष मराठा शासन चला था। इस टाइम में मराठा शासक स्वयं आके क्या करते थे, शासन करते थे। सबसे पहले जो यहाँ छत्तीसगढ़ में आने वाले मराठा शासक कौन थे, बिम्बाजी भोसले, जो कि 1758 में आते हैं और 1787 तक शासन करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले शासक थे। उसके बाद चिम्मड़ा जी भोसले, याद रखेंगे, केवल 1 साल ही शासन करते हैं, 1787 से लेकर 1788 के बीच में। उसके बाद वेंकोजी भोसले तीसरे नंबर के शासक मराठाओं के, जो कि 1758 से लेके 1811 तक शासन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अप्पा जी भोसले के बारे में, जो कि 1816 से लेके 1818 तक शासन करते हैं। बट आप याद रखिए वेंकोजी भोसले तक ही एक तरह से प्रत्यक्ष मराठा शासन था। बट ये क्रोनोलॉजी दिखाने के लिए कि इस तरह से मराठा शासक आए थे, ये लिखा गया है आपके यहाँ पे। प्रत्यक्ष मराठा शासन तो केवल कौन करते थे, बिम्बाजी भोसले। उसके बाद जो चिमड़ा जी भोसले का कुछ जानकारी नहीं है ज़्यादा। वेंकोजी भोसले के बारे में तो इतना आप जाने कि ये सूबा शासन स्थापित कर देते हैं। ये स्वयं क्या करते हैं, शासन नहीं करते हैं, बल्कि सूबेदारों के थ्रू छत्तीसगढ़ में शासन करने लगते हैं। तो प्रत्यक्ष आप समझेंगे जैसे जैसे वीडियो देखते हैं लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम बिम्बाजी भोसले के बारे में देखते हैं। बिम्बाजी भोसले काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक थे मराठाओं के छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में शासन करने वाली प्रथम मराठा अगर शासक हो कौन थे, तो वो थे बिम्बाजी भोसले थे। इनकी जो राजधानी थी वो क्या थे, रतनपुर थी। जो कलचुरियों की राजधानी थी उसी को इन्होंने अपना राजधानी बनाया और वहीं ये शासन करने लगे। इनकी 3 पत्नियां थी, आप याद रखें, 3 इनकी पत्नियां था, जिसमें इंपॉर्टेंट है आनंदीबाई। आनंदीबाई को आप जरूर याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसके बाद जो बिम्बाजी भोसले के द्वारा करवाए गए जो कार्य थे छत्तीसगढ़ में, जो कि कई बार पूछ दिया जाता है एग्जाम में, वो ये सब थे, आप देख लें। इन्होंने रतनपुर में राम टेकरी मंदिर का निर्माण करवाया था। रतनपुर के जो राम टेकरी मंदिर है ना, उसका निर्माण इन्होंने करवाया था। साथ ही साथ रायपुर में दूधाधारी जो मठ है उसका जीर्णोद्धार कराया था। और साथ ही साथ रतनपुर में न्यायालय की स्थापना करवाई थी। परगना पद्धति इन्होंने आरंभ करवाया था अपने टाइम में। राजनांदगांव खुज्जी नामक 2 नए जमींदारियों की जमींदारियाँ बना के उनको विकसित किया था, है ना। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में दशहरे में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा इन्होंने चलवाई थी। 1787 में बिम्बाजी की मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु के बाद शासन की बागडोर वेंकोजी भोसले ने संभाली। तो इस तरह से इनके काम आप जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कई बार इनके काम, कि किसने रतनपुर में राम टेकरी मंदिर का निर्माण करवाया, किसने दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार करवाया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो उन सब का आंसर क्या हो जाएगा, बिम्बाजी भोसले। अब जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं वेंकोजी भोसले के बारे में, क्योंकि देखो 1787 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है ना, तो शासन की बागडोर चिम्मड़ा जी भोसले संभालते हैं। बट 1 साल होते 1787 से 88 तक, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ज़्यादा जानकारी है वेंकोजी भोसले के बारे में। तो सीधा हम वेंकोजी भोसले को पढ़ते हैं। वेंकोजी भोसले का जो टाइम पीरियड था वो याद रखें, 1788 से लेकर 1811 तक ये शासन करते हैं छत्तीसगढ़ में। परंतु ये छत्तीसगढ़ में स्वयं आके शासन नहीं करते हैं। इनको छत्तीसगढ़ क्या था, पसंद नहीं था। ये छत्तीसगढ़ में आते नहीं थे, स्वयं रहते थे अपना नागपुर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, और छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए एक सूबेदार की नियुक्ति कर देते थे। बट अब याद रखें, छत्तीसगढ़ की जो जिम्मेदारियां थी इन्हीं के हाथों में थी। वेंकोजी भोसले क्या करते थे, खुद राजा थे बट वो आगे शासन नहीं करते थे, बल्कि एक सूबेदार को अपॉइंट कर देते थे, नियुक्त कर देते थे, तो वो पूरा कार्यभार संभाल लेता था राजा का। तो इस प्रकार से वेंकोजी भोसले अप्रत्यक्ष शासन करने का निर्णय लिया और स्वयं नागपुर में रह के शासन करने लगे। इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन के लिए सूबेदारी प्रथा की शुरुआत की, जिसे छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के नाम से जाना गया। तो सूबा शासन क्या था, तो वो कुछ नहीं था, बल्कि सूबेदारों के द्वारा शासन किया जाता था। तो ये जो टाइम पीरियड था उसे सूबा शासन बोल दिया गया था। तो याद रखें, वेंकोजी भोसले ने कुल 8 सूबेदार नियुक्त किए थे अपने टाइम में। और सबसे पहले जो सूबेदार इन्होंने नियुक्त किया था वो थे महिपत राव दिनकर, प्रथम सूबेदार थे। उसके बाद विट्ठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, बीकाजी पिंटरी, बीकाजी गोपाल, सखाराम आर्य और यादव राव दिवाकर। इस तरह से टोटल 8 सूबेदारों की नियुक्ति अपने पूरे टाइम पीरियड में, जब तक ये शासक थे तब तक करते हैं। 5 साल 10 साल के लिए सूबेदारों की नियुक्ति होती थी। ये सूबेदार एक तरह से मराठाओं के अधीन नियुक्त अधिकारी हुआ करते थे, जो कि शासन की बागडोर राजा के लिए संभालते थे। और इनका जो सूबा शासन का भी टाइम पीरियड याद रखें, 1787 से लेकर 1818 तक चला था। 1787 से लेकर 1818 तक ये चला था, याद रखें इसके बारे में। अब सबसे पहले हम देखते हैं महिपत राव दिनकर के बारे में।
क्योंकि अब देखो राजा तो स्वयं शासन करता नहीं था, तो छत्तीसगढ़ में कौन शासन करते थे भाई, सूबेदार लोग करते थे। तो सूबेदार के द्वारा जो इंपॉर्टेंट काम करवाए गए थे वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देख लेते हैं एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट सूबेदार हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं महिपत राव दिनकर के बारे में। महिपत राव दिनकर के बारे में आप याद रखें कि मराठों के अधीन छत्तीसगढ़ में नियुक्त क्या थे, प्रथम सूबेदार कौन थे, महिपत राव दिनकर थे। और आनंदीबाई के साथ सत्ता संचालन के लिए इनका संघर्ष होता था। आनंदीबाई के बारे में मैंने क्या बताया है कि आनंदीबाई कौन थी, ये थे बिम्बाजी भोसले की पत्नी। और जब बिम्बाजी भोसले की मृत्यु हो जाती है तब वेंकोजी भोसला क्या बनता है, शासक बनता है। पर वो क्या करता है कि स्वयं तो शासन कर नहीं करता बल्कि नागपुर में रह के सूबेदारों को नियुक्ति करते जाता है। पर आनंदीबाई तो छत्तीसगढ़ में थी ना, जो कि इससे पहले जो राजा थे उनकी पत्नी थी। तो कहीं ना कहीं ये समझती थी कि शासन मैं चलाऊँ। आनंदीबाई ऐसा इनके मन में भाव था कि मेरा पति मर गया बट मैं तो जी अभी जिंदा हूँ, ऐसा ही ये सोचती थी। और कुछ भागों पे अधिकार इनका था, कुछ काम को ये अपने ढंग से कराती थी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि स्वयं छत्तीसगढ़ में थी और शासन की बागडोर इनके हाथों में भी था अप्रत्यक्ष रूप से। तो क्या होता था कि जब वेंकोजी भोसले इसको भेज दिया जा तो छत्तीसगढ़ का संभालना, तो आनंदीबाई और महिपत राव दिनकर के बीच में सत्ता संचालन के लिए संघर्ष होता था। और यह क्वेश्चन किस में पूछा गया था, तो पीएससी का एग्जाम था एसीएफ वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कथन के रूप में कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य थे। उसमें से एक कथन यह था कि आनंदीबाई के साथ सत्ता संचालन हेतु महिपत राव दिनकर के साथ संघर्ष होता था। तो यह कथन के रूप में पूछा गया था, याद रखें। और भी पूछा जा सकता है आगे एग्जाम में। इनका शासन संचालन की सारी शक्तियाँ इनके समय में, महिपत राव दिनकर के समय में शासन संचालन की सारी शक्तियाँ आनंदीबाई के हाथों में थी। हालांकि इनको भेजा तो गया था कि जा तू देखना भाई ऐसा करके, बट कहीं ना कहीं आनंदीबाई उसमें हस्तक्षेप करती थी और अपने हाथों में ही लेके रखी थी सारी शासन सत्ता संचालन की बागडोर। इसके बाद 1790 में क्या होता है कि महिपत राव दिनकर जिस समय क्या थे, सूबेदार थे, उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी छत्तीसगढ़ में आते हैं, उनका नाम था फॉरेस्टर। छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। तो याद रखें इसको इसलिए यहाँ पे लिखा गया क्योंकि यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंग्रेज अधिकारी फॉरेस्टर जब छत्तीसगढ़ आए थे उस समय छत्तीसगढ़ में मराठाओं द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से कौन सूबेदार था। आपको 4-5 सूबेदार का ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको आंसर क्या करना है, महिपत राव दिनकर का। फॉरेस्टर किसके समय में आए थे, तो महिपत राव दिनकर के समय में फॉरेस्टर आए थे, जो कि थे एक अंग्रेज अधिकारी थे। और कब आए थे, 1790 में। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप याद रखिए महिपत राव दिनकर के बारे में, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं विट्ठल राव दिनकर के बारे में। तो विट्ठल राव दिनकर के बारे में आप याद रखें कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति लागू की। तो छत्तीसगढ़ को 27 परगना में विभाजित कर दिया, इसलिए इन्हें परगना पद्धति के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्या होता था परगना, मैं आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ थे, गढ़ों में डिवाइडेड किया गया था छत्तीसगढ़ को कलचुरियों के द्वारा। अभी उस छत्तीसगढ़ को परगना में डिवाइड कर देते हैं। परगना और गढ़ में उतना अंतर नहीं था, बट एक ही प्रकार के शब्द बस अलग अलग हैं, बट काम एक ही तरह से करते हैं। जैसे जिला हम कह सकते हैं 27 जिला, उसी तरह 27 परगना में ये बांट दिए थे। और जो परगने का जो मुखिया को कमाविसदार कहा जाता था, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि परगने को मुखिया को मराठा काल में क्या कहा जाता था, कमाविशदार। जैसे आज के डेट में जिला होता है तो जिले के मुखिया को जिलाधीश कहते हैं, उसी तरह से उस टाइम में जो परगना हुआ करता था एक कई गाँवों का समूह, तो उसके मुखिया को कहा जाता था कमाविशदार। 27 परगना में किसने बांटा था, विट्ठल राव दिनकर ने। याद रखें इन्हें परगना पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। और इनके शासनकाल में 1795 में मिस्टर ब्लंट छत्तीसगढ़ आए थे। ये भी एक अंग्रेज अधिकारी ही थे, मिस्टर ब्लंट। इनके बारे में भी आप याद रखें कि मिस्टर ब्लंट किनके समय में आए थे, तो वो आए थे विट्ठल राव दिनकर के टाइम में। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतनी बातें आप इतनी बात जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है विट्ठल राव दिनकर के बारे में। ये सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं कुछ और जो सूबेदार थे उनके बारे में। तो तीसरे जो सूबेदार हुए थे वो थे भवानी कालू। भवानी कालू के बारे में आप याद रखें कि सबसे कम समय के लिए सूबेदार के पद पे रहे। इनका जो टाइम पीरियड था बहुत ही कम था, 1-2 साल के लिए रहे होंगे। उसके बाद केशव गोविंद थे। केशव गोविंद के बारे में याद रखें कि सबसे अधिक समय तक सूबेदार के पद पे कौन रहे थे, तो केशव गोविंद। इनके समय में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक छत्तीसगढ़ आए थे। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कई बार कि यूरोपीय यात्री कोलब्रुक जब छत्तीसगढ़ आए थे तो उस समय कौन सा जो मराठा द्वारा नियुक्त सूबेदार था। तो यहाँ आंसर क्या होगा, केशव गोविंद।
केशव गोविंद के बारे में ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट याद रखें, सबसे लंबे समय तक सूबेदार के पद पे ये बने हुए थे छत्तीसगढ़ में। भवानी कालू के बारे में याद रखें, सबसे कम समय के लिए। इसके बाद पांचवें जो सूबेदार नियुक्त किए वो थे बीकाजी पिंडरी। ये बीकाजी है, आप याद रखें इस तरह से, बीकाजी पिंडरी। तो बीकाजी पिंडरी क्या थे, पांचवें सूबेदार थे। इनके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो नाम याद रख लें, क्रम याद रख लें। पांचवें सूबेदार थे, क्रम पूछा जाएगा तो आप आंसर कर सकते हैं यहाँ से। अब हम जो और भी बच गए सूबेदार उनके बारे में देख लेते हैं। छठवें थे बीकाजी गोपाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीकाजी गोपाल। इनके टाइम में काफ़ी ऐसे घटना हुआ था जिसके कारण से मराठा एक तरह से कमर टूट गया था। बीकाजी गोपाल का शासनकाल राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा। ठीक है, तो इनके जब ये छत्तीसगढ़ में नियुक्त किए गए थे बीकाजी गोपाल, उस समय में क्या क्या घटनाएं घटी वो देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में जो भोसला शासक थे ना वेंकोजी, जो खुद वेंकोजी भोसले ही तो नियुक्त करते थे इन सूबेदारों को। तो क्या हो जाता है, वेंकोजी भोसले की मृत्यु हो जाती है 1811 में। तो देखो, सूबेदार को जिसने नियुक्त किया था, मतलब जो शासक था छत्तीसगढ़ का, वो खुद मर गया वेंकोजी भोसला 1811 में। साथ ही साथ महाराष्ट्र में जो भोसला शासक था रघुजी द्वितीय, मतलब एक तरह से मराठाओं का जो स्तंभ माने जाते थे रघुजी द्वितीय, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब देखो, दो लॉस यहाँ पे मराठाओं को हो जाती है। तो छत्तीसगढ़ में जो शासक था वेंकोजी भोसला, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ महाराष्ट्र में भोसला शासक रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। तो एक तरह से मराठों का जो कमर टूट जाता है यहाँ पे। और जो इनका जो लीडर थे, मेन लीडर थे, जो मराठाओं को संजो कर रखे थे, मराठाओं को शक्ति के स्रोत थे, वो यहाँ पे ख़त्म हो गए, दोनों समाप्त हो जाते हैं। तो इसका फ़ायदा कौन उठाते हैं, अंग्रेज उठाते हैं। ठीक है, और साथ साथ जितने भी लोकल आसपास में पिंडारियाँ थी वो सब इनका फ़ायदा उठाते हैं। अब ये जो घटना होती है उसका फ़ायदा उठा के पिंडारियाँ क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ में आक्रमण कर देते हैं और छत्तीसगढ़ में लूटपाट मचा के बहुत सारा धन संपदा लूट के यहाँ से ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि शासक तो मर गया, तो ये सूबेदार लोग क्या कर लेंगे, सूबेदार लोग के पास उतना पावर नहीं होता था। तो अब आनंद फानन में अब देखा कि ऐसा हो रहा है कि पिंडारियों ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया और छत्तीसगढ़ में लूटपाट मचाई। और ऐसा इसलिए क्योंकि शासक के अभाव में शासक नहीं है, उसका फ़ायदा उठा रहे थे पिंडारी। तो अब क्या करते हैं कि आनंद फानन में उनको एक शासक नियुक्त कर देते हैं छत्तीसगढ़ में। और हालांकि शासक नियुक्त किया जाना था रघुजी द्वितीय के पुत्र रघुजी तृतीय को, बट रघुजी तृतीय एक छोटे बच्चे थे, मतलब उनका जो आयु था वो इस लायक नहीं था कि उन्हें राजा बना दिया जाए। तो आनंद फानन में क्या होता है कि राजा बना दिया जाता है अप्पा साहब को। ठीक है, अप्पा साहब को छत्तीसगढ़ में भोसला शासक नियुक्त कर दिया जाता है। बट अप्पा साहब थोड़ा लालची इंसान थे, अंग्रेज़ों के पक्ष में झुके हुए रहते थे और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर ये काम करते थे। तो ये एक तरह से धोखेबाज थे, लेकिन इन्हें ऑप्शन नहीं था मराठों के पास कि किसे शासक बनाया जाए। तो अप्पा साहब को छत्तीसगढ़ में भोसला शासक के रूप में नियुक्त किया गया। याद रखें, अप्पा साहब को वेंकोजी भोसले की जगह में, है ना, शासक बना दिया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो अप्पा साहब जब नियुक्त होते हैं छत्तीसगढ़ में, तो ये भी क्या करते हैं कि छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट शासन नहीं करते हैं, ये भी सूबेदारों की नियुक्ति करते हैं। और अप्पा साहब भी 2 सूबेदार नियुक्त करते हैं। पहले थे सखाराम हरी, जो कि 7वें नंबर के सूबेदार थे छत्तीसगढ़ में। उसके बाद कौन थे 8वें नंबर में, यादवराव दिवाकर। यादवराव दिवाकर के बाद में और सूबेदार की नियुक्ति नहीं होती है। इनके बारे में बस इतना याद रखें, यादवराव दिवाकर अंतिम सूबेदार थी। और 7वें कौन थे, तो 7वें थे सखाराम हरी। तो अप्पा साहब 2 सूबेदार नियुक्त करते हैं, इस चीज़ को आप याद रखें। उसके बाद ये कब का टाइम था, 1818 में हम पहुंच चुके हैं। ये सब घटना कब की है, 1818 में, 1818 की बात है। तो 1818 में यादवराव दिवाकर अंतिम सूबेदार होते हैं। तो याद रखें 1818 में एक और इम्पोर्टेंट घटना होती है कि आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेज और मराठाओं के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें मराठा बुरी तरह से हारते हैं और मराठाओं की कमर और टूट जाती है। तो अब क्या होता है कि जितना भी शासन क्षेत्र था वो सब अंग्रेज़ों के अधीन चला जाता है। अंग्रेज मराठाओं को हरा देते हैं और शासन का जितना भी क्षेत्र था मराठाओं का उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं। उस समय क्या होता है कि जैसे युद्ध हारते हैं ना मराठा, तो ये जो अप्पा साहब था और अंग्रेज़ों के बीच एक संधि हो जाती है, जिसके तहत क्योंकि अप्पा साहब तो टेम्पररी शासक बनाया गया था ना, और शासक कौन था, रघुजी द्वितीय का बेटा रघुजी तृतीय, जो कि छोटा था। तो इसलिए अंग्रेज और मराठाओं के बीच एक संधि हो जाती है कि जब तक रघुजी तृतीय वयस्क नहीं हो जाते, राजा बनने लायक नहीं हो जाते, तब तक छत्तीसगढ़ में और जितने भी मराठा अधीन क्षेत्र है वहाँ पे शासन कौन करेंगे, तो अंग्रेज करेंगे।
तो इस तरह से अब शासन का जो बागडोर था वो अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाता है, जिसे ब्रिटिश अधीन मराठा शासन कहा गया। उस ब्रिटिश अधीन मराठा शासन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मे बी यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे।